हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोड्स के बारे में। नोड्स क्या चीज़ होती है? नोड होता है न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो नोड क्या होता है? इट इज़ अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। मीन्स साई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी? मिनिमम। साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ नोड। नोड कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट है इसमें रेडियल नोड। इसको और क्या क्या बोलते हैं? रेडियल नोड के अलावा नोडल सरफेस या फिर स्फेरिकल नोड ये भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये वो स्पेस होता है दो सबशेल के बीच में, वो स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। तो स्पेस बिटवीन टू सबशेल्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। इसका फार्मूला काम का है बस हमारा केवल एक बार ही डेफिनेशन देखने की होती है। तो रेडियल नोड का जो फार्मूला होता है वो होता है n-l-1। n और l यहाँ पे क्या है? n क्या है? मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया हमारा n-l-1। ठीक है, सेकंड है बी, नोडल प्लेन, और उसको और क्या बोलते हैं? प्लेनर नोड, या फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट नाम है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या है? इट इज़ अ प्लेन आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। न्यूक्लियस के आउटसाइड में, न्यूक्लियस के बाहर एक प्लेन होता है ना, उसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम। तो नोडल प्लेन का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होती है? एल की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं टोटल नोड तुमसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड दोनों को क्या कर दूंगा? मैं सम कर दूंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n-l-1 और ये l, तो यहाँ l से l क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा n-1। तो टोटल नोड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n-1। ठीक है, ये टोटल नोड का फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नोडल प्लेन के बारे में मैं बता रहा हूँ वो एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में कैसे हमें पता चलेगा उसके देखते हैं। जो एस ऑर्बिटल है, नोडल प्लेन इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल शेप में होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की चारों तरफ सेम होती है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द थ्री प्लेन्स, सो नोडल प्लेन इज एब्सेंट इन एस ऑर्बिटल। नोडल प्लेन एब्सेंट होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एस ऑर्बिटल में सेम रहती है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रखे हैं, एक यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है और एक एटम है। एटम में हमने तीन प्लेन बनाए हैं इधर, एक्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई, इसको जेड एक्स यानी इसको वाई जेड, इसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे। और यहाँ जो आपको डॉट 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 दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो हर एक डायरेक्शन में क्या है? सेम है। तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन रहेगा, मिनिमम तो कहीं है ही नहीं, तो जो नोडल प्लेन रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। और नोडल प्लेन वैसे भी एल की वैल्यू के बराबर ही होता है, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 रहेगा। नोडल प्लेन इन पी ऑर्बिटल, पी के लिए, पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है? पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल हर एक के लिए एक नोडल प्लेन रहेगा। यहाँ पे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स के लिए कितना हो जाएगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है? यहाँ एक्स है तो बाकी जो बचा वो उसका नोडल प्लेन होगा। यहाँ वाई है तो यहाँ एक्स जेड, यहाँ जेड है तो यहाँ एक्स वाई, इसके लिए ये नोडल प्लेन हो जाएगा। और पी वाई के लिए एक्स जेड नोडल प्लेन हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन, ऑर्बिटल हमारे पास 5 होती है इसमें, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे बस इन दोनों को ध्यान देने की बात है। यहाँ डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। नोडल प्लेन का मतलब जैसे डी एक्स वाई मैं आपको बना के बताता हूँ, ये डी एक्स वाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे मिलेगी ओनली, बाकी जो जगह है वहाँ पे एकदम बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये जो दो प्लेन आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, तो जैसे डी एक्स वाई है तो इसके जो बाकी जो दो प्लेन, और इसमें एक जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो बाकी के दो जो बचेंगे वो क्या होंगे? इसके नोडल प्लेन। तो एक्स वाई है तो बाकी कौन सा बचा? वाई जेड, जेड एक्स। इसके लिए वाई जेड है तो एक्स वाई एंड जेड,
एक्स वाई एन जेड वाई जेड है, तो क्या बचा एक्स वाई एन जेड एक्स, यहाँ पे जेड एक्स आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा जेड एक्स, जेड एक्स है तो यहाँ एक्स वाई एन वाई जेड आ जाएगा। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो शेप होती है वो इस तरीके की कुछ होती है, तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन है ही नहीं। और डी जेड स्क्वायर जो है इस तरीके का होता है, तो इसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, तो डी जेड स्क्वायर जो है उसके लिए नोडल प्लेन कितना रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि बोथ इन दोनों ऑर्बिटल्स में सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सम पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स अपने को याद करने की चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल इज n, ऑर्बिटल n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 2 इंटू 2l+1। यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटम नंबर के बारे में भी दे रखा है, क्वांटम नंबर NLMS। n हमें क्या बताता है, साइज ऑफ शेल, L शेप ऑफ शेल, M ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एंड N हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि वो कैसे घूम रहा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें फर्स्ट है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। किसकी एनर्जी, सब शेल की एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाते हैं कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल, मतलब कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की सब शेल में जाता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये किससे दिया जाता है, N+L रूल से, N+L रूल से। तो N+L रूल है क्या, N+L रूल ये है कि जो सब शेल, जिन सब शेल्स के लिए N+L की वैल्यू, N+L मीन्स वही क्वांटम नंबर N और L, इनका जो सम है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि सब शेल विद हायर वैल्यू ऑफ N+L इज़ मोर एनर्जेटिक, ठीक है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, कम एनर्जी वाले में। तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मैंने ले रखी है 4s एंड 3d, ठीक है। 4s एंड 3d के लिए मैं अगर L+L की वैल्यू निकालूँ तो n तो यहाँ पे 4 दे रखा है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे N+L की वैल्यू 3+2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5। तो N+L की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा कहाँ आ रही है, 3d के लिए, तो एनर्जी 3d की हो गई ज़्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कम एनर्जी वाले सब शेल में पहले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, 4s में, ना कि 3d में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ़ N+L इज़ इक्वल, अगर सपोज दो सब शेल ऐसी हैं जिनके लिए N+L की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, वैल्यू ऑफ n के ऊपर, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ़ N+L इज़ इक्वल फॉर टू सब शेल देन सब शेल विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ n इज़ मोर एनर्जेटिक, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक और, यहाँ पे 4p ले लेते हैं और एक 3d ले लेते हैं। तो इसके लिए N+L निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 4+ p के लिए l की वैल्यू 1, तो 4+1 5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी N+L की वैल्यू कितनी आएगी, 5। दोनों के लिए N+L कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब किस पे जाएंगे हम, n की वैल्यू पे। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 4p की एनर्जी 3d से क्या होगी, ज़्यादा होगी। 4p की एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो गरीब के पास जाता है, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा, 3d में भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर 6s 5p 4f एंड 5d। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, N+L की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू निकालूंगा तो 6 प्लस s के लिए l कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 5 प्लस p के लिए 1, तो ये हो जाएगा 6, दो सेम आ गई। यहाँ पे निकालते हैं तो 4 प्लस f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये हो गया 7, और ये 5 प्लस d के लिए l कितना होगा 2, तो ये हो गया 7। तो ये दोनों भी सेम हो गया। अब इन दोनों में से तो पता चल जाएगा कि ऊपर वाले दो में 6 आ रही है वैल्यू और नीचे वाले दो में 7 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी, मतलब 4f और 5d में तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले 6sn किस में जाएगा, 6sn 5p में। अब इन दोनों में से देखें तो इन दोनों में n की वैल्यू ज़्यादा कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है फर्स्ट वाले में, इसमें कम दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 5p में जाएगा। और इन दोनों में से n की वैल्यू यहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा। तो जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, सबसे पहले 5p उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, 6s की होगी, उसके बाद होगी 4f की, एंड देन
5d की, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले 5f में, फिर पूरा भर जाएगा तो 6s में, देन 4f में, देन 5d में। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़, है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ जैसे कि सपोज हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और वो सारी जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होता है सब शेल्स का, वो होता है एस का सबसे कम, देन पी, देन डी, देन एफ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे भरे जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरीके से भरे जाते हैं, तो उसी ऑर्डर में इसका ऑर्डर चलता जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो कि बोहर मॉडल के ऊपर जिनमें बोहर मॉडल लगाया जाता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2n, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 हो। तो इनके लिए n की वैल्यू से देखते हैं हम, जैसे जैसे n बढ़ता है इसमें एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1s, फिर 2s 2p सब सेम, फिर 3s 3p 3d सब सेम, देन 4s 4p 4d 4f सब सेम, एंड आगे भी ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ ये वाला जो शेल है वो n1 है, ये n2 है, ये n3 है और ये n4 है। तो इसके हिसाब से जो एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा वो आएगा एस, पी, डी एंड एफ। सारे के सारे सब शेल क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। किसमें किसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ में, क्योंकि हमने बोहर मॉडल में देखा था कि वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ के लिए लगाया जा सकता है। तो कब लगा सकते हैं, जब सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है भरते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको जो एरो बना रखे हैं उसी हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। जैसे कि मान लो 7n14, तो 7n14 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कैसे भरूँगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये हो गए 1s2 2s2 2p3। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है उसमें आपको जो ब्लू लाइन दिख रही होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1s से, फिर ये कहाँ जा रहा है इस तरीके से 2s पे, यहाँ पे जा रहा है 2s से होता हुआ, फिर ये 2p 3s पे जा रहा है, फिर 3p 4s पे जा रहा है, उसके बाद में 3d 4p 5s पे जा रहा है, देन 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, उसके बाद में 5f 6d 7p और 6f 7d। तो ये सब n+l रूल के हिसाब से ही लिए हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को याद रखना है, इतना ज़्यादा आता नहीं है ना। हमारे पास केवल डी ब्लॉक के जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो गई। सेकंड इसमें आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं आ सकता। तो ऑर्बिटल को हम ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो अपोजिट स्पिन मतलब ये एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, तो ऐसे तो हम भर सकते हैं। दूसरा ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर होगा। लेकिन सेम स्पिन मतलब जिनके लिए एस की वैल्यू सेम हो, तो वहाँ पे हम उसको नहीं भर सकते। तो ये लास्ट वाले 2 हम नहीं भर सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकती हैं। मैक्सिमम 3 सेम हो सकती है, लेकिन जो 4th वन है वो डेफिनेटली क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कांट हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर मे बी सेम, मे बी, उसमें भी मे बी है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जो चौथी होती है वो डेफिनेटली क्या होती है, अलग होती है, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको क्यों बोलते हैं, नेम इसमें एक्सक्लूजन क्यों आया है, क्योंकि पाउली ने बताया कि जो पाउली ने बताया कि जो ऑर्बिटल हैं उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, ये गलत चीज़ है। तो उसने इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसको हटा दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने यही लाइन लिखी हुई है कि पाउलीज प्रिंसिपल एक्सक्लूडेड द एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता हूँ, सो ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो सबशेल है सबसे पहले
हाफ फील्ड भरती हैं पैरेलल स्पिन के साथ में, और उसके बाद में उसमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल P4 लिया हुआ है, ये P ऑर्बिटल है, P4 मुझे 4 इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एक पैरेलल स्पिन का मतलब सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, और उसके बाद में जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा पूरा, उसके बाद में मैं पेयरिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मतलब कि मैं इस तरीके से नहीं भर सकता हूँ, जैसे 4 थे तो 1 2 3 फिर 4, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं भरना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद में पेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में इसका जो स्टेटमेंट है वह यही लिखा हुआ है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स of a subshell are firstly half filled with parallel spin of electron and then pairing will start। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है डीजनरेट ऑर्बिटल, ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है when electronic configuration follow Hund's rule then spin multiplicity is maximum। अब ये दूसरा वर्ड आया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको भी हम थोड़ी देर बाद अभी देखते हैं इसी में ही। लेकिन इसका क्या मतलब है, जब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हुंड रूल को फॉलो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसीलिए इसका जो नेम है वो ऑल्सो इसको ये भी बोलते हैं क्या, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी बोलते हैं हुंड के रोल को। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा आती है। अब मैंने बोला एक एक करके हम देखते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2s+1, जहाँ पे जो s है वो हमें बताता है क्या, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं 7 and 14, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पर लिखा था, क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p 2p3, है ना। तो 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिए, फिर 2s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2p3, तो एक 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन का, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, मतलब s यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस हाफ s 0, और यहाँ पे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी, प्लस में 3/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो s की वैल्यू 3/2। तो अगर मेरे को SM निकालना है, SM की वैल्यू, SM क्या होता है 2s+1, तो 2 इंटू 3/2 प्लस में 1, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 and 14 के लिए SM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इस तरीके से हम किसी भी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और वर्ड आया था थोड़ी देर पहले बताया, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल होती हैं किसी भी सबशेल की वो सारी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है या इक्वल होती है। इक्वल एनर्जी वाली जो सब ऑर्बिटल्स होती हैं सबशेल की, वो क्या होती है, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर डीजनरेट ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे सबशेल दे रखी है और डीजनरेट ऑर्बिटल पूछा है, तो S में कोई ऑर्बिटल नहीं होती, तो वहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल कितनी होगी, 0 होगी। P में 3 होती हैं, PX PY PZ, तीनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी। D में 5 होती हैं, DXY YZ ZX X² Y² एंड DZ², सबकी एनर्जी सेम होती है। और F में 7 होती हैं जिनको हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनकी एनर्जी भी क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसके ऊपर क्या है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के। फुलफिल और हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जैसे कि यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रखा है, ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फील्ड से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ फुलफिल्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे वो इस तरह से, इसमें D10 D5 एंड D1 to 4। D10 का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह से जैसे F में F14 देन F7 देन F1 to 6। इसका क्या रीज़न है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो है ना बहुत बार हो सकता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, जैसे मैं P3 ले लूँ, तो P3 में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, सब जगह जा सकता है। तो जो जो एक्सचेंज का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और एक्सचेंज का नंबर ज़्यादा होने से जो एनर्जी है इसमें, जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं उसको। एक्सचेंज एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। और जब किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी प्रोसेस की या किसी भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो जो एनर्जी कम होगी यहाँ पे और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो, सॉरी, जो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा।
इसके साथ ही हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है लेक्चर या जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नया चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।